अस्सलाम वालेकुम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू जो भी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, नियरली 400 प्लस सीट्स आई हैं, उनके सिलेबस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उसमें तकरीबन 5 से 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स के सिलेबस में होते रहे हैं, जिसमें इंग्लिश, जीके, एवरीडे साइंस वगैरह सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। तो उसमें वन बाय वन हम सारे सब्जेक्ट्स को देखेंगे कि इनको किस तरह हम प्रिपेयर कर सकते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि नियरली ये अप्रैल में पेपर हो जाएगा और आपके पास 2 मंथ्स होंगे इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो उसकी स्ट्रेटजी कैसे आप डिज़ाइन करेंगे। तो किसी भी पेपर को प्रिपेयर करने से पहले सबसे स्मार्ट वे होता है कि सबसे पहले आप उसका पास्ट पेपर देखें। पास्ट पेपर से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस चीज़ पे कितनी ज़्यादा हमने इंपॉर्टेंस देनी है, हमने ब्लाइंड प्रिपरेशन नहीं करनी। तो इसका जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पास्ट पेपर है वो मेरे पास मौजूद है। इसमें देखें फर्स्ट पोर्शन जो है ना हमारे पास वो है एंटोनिम्स का। चूज़ द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज़ मोस्ट नियरली ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट यानी एंटोनिम हमने बताने इसमें। तो इसका मतलब है कि आपने एंटोनिम इसके लिए प्रिपेयर करने हैं। तो हमारे इस चैनल पे एंटोनिम वोकैबुलरी की बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, जो चाहे एमडी कैट के लिए हो, पीपीएससी के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। लेकिन आपने क्या करना है, उन वीडियोज़ को देखने, उससे आपको क्या चीज़ समझ आएगी, वोकैबुलरी याद करने का तरीका समझ आएगा। जैसे सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फेंट। फेंट अगर मैं आपको बताऊं तो आपने कहना ये वर्ड तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं ऑफेंड, ऑफेंस, तो आपने कहा ये तो मैंने देखा हुआ है। तो आप कोई भी वोकैबुलरी को अगर आपकी प्रिपेयर नहीं है या आप एक नया लफ्ज़ याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको किसी वर्ड के साथ लिंक करके याद करें। फेंड को ऑफेंड के साथ करें। ऑफेंड से पहले ऑफ आता है, तो यानी वो ऑफ हो गया, वो ऑफेंड का ऑपोजिट होगा। तो ऑफेंड का मतलब नेगेटिव होता है, तो फेंड पॉजिटिव होता है। तो फेंड का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट। ठीक है, तो ये स्ट्राइक के मीनिंग में आता है। तो इसके फिर ऑपोजिट हमने इसका एंटोनिम यहाँ पे बताना है। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, देखें नंबर 2 पे, बिनोवलेंट। अब देखें बेन, BENE, ये प्रीफिक्स जहाँ भी स्टार्ट पे आ जाए इसका क्या मीनिंग होता है, पॉजिटिव। और MALE जहाँ भी स्टार्ट पे आ जाए उसका मीनिंग नेगेटिव हो जाता है। तो हमने क्योंकि ऑपोजिट बताना है तो बिनोवलेंट का मेलेवोलेंट इसका ऑपोजिट आ जाएगा। यानी इस ट्रिक को यूज़ करते हुए हम अच्छी से वोकैबुलरी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीक की वोकैबुलरी अगर चाहें वो प्रिपेयर करें, मतलब आपने वोकैबुलरी इसका मतलब है प्रिपेयर करनी ही है। ये पेपर हम डिस्कस करेंगे, इससे आई होप आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको बहुत से वर्ड जो न्यू होंगे आपके माइंड में रह जाएंगे। इसके बाद देखिए एफिकेशियस। एफिकेशियस इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग भी इफेक्टिव होता है ना, हमने इफेक्टिव वर्ड पढ़ा है। इफेक्टिव एफिकेशियस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसका अगर हमने एंटोनिम या ऑपोजिट बताना है तो यूजलेस होगा। इस तरह यील्डिंग वर्ड देखें, यील्डिंग का क्या मायने होता है, इसका मतलब होता है किसी की बात जल्दी मान लेना, यील्ड कर देना। और हमने यहाँ पे उसका क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट वर्ड आपके लिए ओबियसली नया होगा, बहुत से लोगों के लिए ऑब्ड्यूरेट एक नया लफ्ज़ होगा। इसकी अगर आप अंडरस्टैंडिंग करें, ये 2 वर्ड के से मिलके बना है, एक ओब एक ड्यूरेट। ओब जहाँ भी स्टार्ट में आ जाए ये नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है अगेंस्ट। अभी तक हमने एक बैन, BENE बेनीवलेंट, जो बेनेवलेंट से पहले बैनी आया था वो पॉजिटिव वर्ड मैंने आपको बताया। MALE मेल नेगेटिव है, और ओब ये भी अगेंस्ट वाला वर्ड होता है। और ड्यूरेट, ड्यूरेट निकला है ड्यूरेबिलिटी से, तो ऑब्ड्यूरेट क्या हो गया, जो ड्यूरेबिलिटी वाला वर्ड हो गया। ठीक है, यील्डिंग जो यील्ड कर दे और उसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑब्ड्यूरेट। इसके अलावा नेक्स्ट पोर्शन देखें, इसमें अब देखिए 4 MCQs आ रहे हैं आपके एंटोनिम से, तो ये आपने प्रिपेयर करने। नेक्स्ट देखें, हमने ऊपर 1-2 वर्ड दिए हुए हैं, उनके दरमियान एक रिलेशन है। तो हमने 4 ऑप्शंस में से वो वर्ड निकालें जिनके दरमियान इस तरह का सिमिलर रिलेशन मौजूद हो। यहाँ भी हमें हमारी नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपने ब्रीफ का वर्ड कहाँ सुना होगा, आपने कहा होगा ब्रीफ का मतलब मुख्तसर करना, बट यहाँ पे उसका मीनिंग डिफरेंट है। ब्रीफ का यहाँ मतलब है कि वो लेटर, जब हम कोई भी लीगल काम करते हैं ना, तो उससे पहले कोई भी हमारे क्लाइंट होते हैं, लीगल क्लाइंट्स, वो जो एक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं जिस पे उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह डिटेल्स होती हैं, अपना केस बताते हैं, वो ब्रीफ होता है। तो लीगल होने से पहले मतलब इन दोनों का ब्रीफ एक तरह का लीगल के लिए फार्मूला या एक किट होती है। तो उसी तरह हमने उस तरह रिलेशन वाले फाइंड करने हैं। ये इस तरह के सॉल्व करने का एक बहुत बहुत अच्छा तरीका होता है, आप इसको प्रैक्टिस करें। आप तकरीबन कोई 5-6 पेज जो पेपर्स हैं इस तरह के, जो इनका ऐसे रिलेशन फाइंड करना होगा, इनको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपका माइंड इसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा कि कैसे इनका रिलेशन बनता है। कि एक लीगल के लिए ब्रीफ चाहिए होता है, और मैथमेटिकली मतलब लीगल काम का ब्रीफ होता है, मैथमेटिक्स का फार्मूला होता है।
इसी तरह 6 नंबर पे देखिए कंप्लेन और कार्प। कंप्लेन आपने वर्ड सुना होगा। अब कार्प हो सकता है आपके लिए नया हो। कार्प नॉर्मली हमने मछलियों के बारे में सुना होता है, लेकिन कार्प यहाँ पे क्या है, ये कंप्लेन का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, यानी ये क्रिटिसाइज्ड फॉर्म है कंप्लेन की। तो एक चीज़ कंप्लेन एक है और इसकी बहुत नेगेटिव और एक्सटेंडेड फॉर्म कार्प है। हमने यानी ऑप्शंस में वो चीज़ देखनी है, एक सिंपल चीज़ और उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म। तो इसमें देखिए डेल्टा ऑप्शन में ड्रिंक और गज़ल है। तो ड्रिंक सिंपल ड्रिंक करना होता है, लेकिन गज़ल क्या होता है, ग्रीडीली ड्रिंक कर रहे होते हैं। जैसे जानवर को पहली दफ़ा पानी मिलता है तो वो गज़ल वाली फीलिंग होती है। तो ये ना डेल्टा ऑप्शन होगा। तो इस तरह इनका रिलेशन फाइंड करना है हमने। इसके बाद डिप्लीट, इनरवेट। डिप्लीट ख़त्म हो जाना, और मतलब इन दोनों का रिलेशन देखें, डिप्लीट का और इनरवेट का। इसी तरह एग्जॉस्ट और इनफीबल का रिलेशन है। तो इस तरह हमने इनके रिलेशंस फाइंड करने हैं। अब 8th नंबर पे देखें नुमिस्मेटिस्ट। नुमिस्मेटिस्ट ऐसा बंदा होता है जो कॉइन्स कलेक्ट करता है। जैसे फेलिटेलिस्ट होता है कि वो जो स्टैम्प्स इकट्ठे करता है, या फिर डेल्टियोलॉजिस्ट होता है जो कि पोस्ट कार्ड वगैरह इकट्ठे करता है, या एक्सोनिमिस्ट होता है जो कि टोकन्स वगैरह इकट्ठे करता है। तो ये सारे ना एक फैमिली समझ लें, इस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनका क्योंकि ये वाले कॉइन इकट्ठे करते हैं तो इनका ये रिलेशन आ गया। अब देखें फिलेटेलिस्ट है तो ये स्टैम्प इकट्ठा करते हैं तो उसका ये रिलेशन आ गया। यानी हमने इसमें रिलेशंस पे काम करना है। अब देखिए नेक्स्ट है चूज द लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ड इन कैपिटल लेटर। यानी आगे वो सिंपली सिनोनिम्स पूछ रहा है, पहले एंटोनिम से अब सिनोनिम है। यानी 4 मतलब अभी तक आपकी वोकेबलरी का सारा आ रहा है। यानी वोकेबलरी इस पेपर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, अब इसको कितनी ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत है। एट्रोफी, वेस्ट अवे। जैसे आपने एक डिजीज़ सुनी होगी मस्कुलर एट्रोफी, जब मसल आपके काम नहीं करते तो वो वेस्ट हो जाते हैं। वॉल्यूम से वॉल्यूमिनस और ह्यूग हो जाता है वो। क्रॉनिकल्स रिकॉर्ड को कहते हैं। ये अगर आप वोकेबलरी के मतलब करें ना सारी फैमिली प्रिपेयर, तो क्रॉनिकल्स, रिकॉर्ड्स, इस तरह की सारी आप रिकॉर्ड्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं। ट्रैक टेबल जो एमनेबल होता है, जो ट्रैक किया जा सके, जो आपके लिए आसानी से आपको मुयस्सर आ सके। नेक्स्ट पार्ट आपका कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है। कॉम्प्रीहेंशन में देखिए आपने ये पूरा पैराग्राफ रीड करना है, इसके बाद इसके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। एक हम कॉम्प्रीहेंशन कर लेते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। ये पेपर आपको PDF में मिल जाएंगे। मैं इसका लिंक जो ड्राइव का होगा ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी ले सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकनसाइल द आइडियाज़ ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। स्कूल्स ऑफ थॉट्स की बात हो रही है। ऑन क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन सम पीपल मेंटेन दैट पीपल एट स्कूल शुड कंसंट्रेट ऑन नैरो रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स विच विल बेनिफिट दैम डायरेक्टली इन देयर सब्सिक्वेंट करियर्स। आपने जब भी पैराग्राफ पढ़ना है एक दफ़ा आपने सारा रीड करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। यानी आपने जल्दी जल्दी से रीड करके ये अंडरस्टैंड करना है कि पैराग्राफ में कहा क्या गया है। उसके बाद क्वेश्चंस पे आके उसको दोबारा आसानी से थोड़ा थोड़ा स्लोली रीड करना है, ताकि हर क्वेश्चन को आप इजीली अंडरस्टैंड करके उसका आंसर दे सकें। तो सारा पैराग्राफ रीड करने के बाद अब देखें क्वेश्चन नंबर 13 है, उसने सबसे पहले उसका टाइटल पूछा है। तो उसने यहाँ पे स्कूल्स ऑफ थॉट की बात की है, तो स्कूल्स ऑफ थॉट इसका करेक्ट टाइटल होगा। टाइटल आपने बहुत ध्यान से देना है, क्योंकि देखें ना, 2 व्यूज़ ऑन एजुकेशन ये भी हो सकता है, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ये भी हो सकता है, लेकिन उसने एक स्पेसिफाइड स्कूल ऑफ थॉट्स की बात की हुई है। तो टाइटल हमने स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढ के देना है कि किस चीज़ पे उसका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कि वो जनरलाइज्ड बात नहीं कर रहा, वो स्कूल ऑफ थॉट्स की बात कर रहा है। द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट बिलीव दैट स्टूडेंट शुड। अब देखें आपने ये क्वेश्चन रीड किया है, फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट बिलीव दैट स्टूडेंट शुड। अब आप दोबारा पैराग्राफ पे वापस आएँ और देखें कहाँ पे इसकी बात हो रही है। यानी सम people maintain that people at school should concentrate on a narrow range of subjects which will benefit them directly in their subsequent careers। तो ये देखें यहाँ पे उससे रिलेटेड आप आंसर देख लें। देखें सारे आंसर देखें जो आपको बहुत करीब तरीन होगा। एग्जैक्टली तो आप बच्चों वाला नहीं वो देंगे ना, तो जो करीब तरीन होगा वो आपने लगा देना है। 15 में भी यही, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकनसाइल द आइडिया ऑफ 2 स्कूल ऑफ थॉट बिकॉज दे आर नैरो की बात हुई है, हमने अभी रीड की है, तो इस तरह ये वाला हो गया। नेक्स्ट 16 देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड स्कूल ऑफ थॉट स्टूडेंट विच विद ब्रॉड बेस्ड नॉलेज वुड बी मोर अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अदर। ये भी पैराग्राफ में मेंशन है। यानी आप कितने अच्छे से पैराग्राफ रीड करते हैं, इट ऑल्स डिपेंड्स अपॉन यू, और उस पर डिपेंड करेगा आप कितने मार्क्स ग्रैस्प कर रहे हैं।
नेक्स्ट इसका पोर्शन है, ये भी आपके तकरीबन अगला जो 17th क्वेश्चन है ये भी आपकी वोकेबलरी से तल्लुक़ रखता है, यानी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रिपेयर वोकैब। और आप ग्रीक की वोकेबलरी अगर प्रिपेयर करें तो दैट इज़ वेल एंड गुड, कि बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। डैश बाय लॉन्ग क्यूज एंड बैड वेदर दी वाटर्स डैश, मतलब इसको अब रीड करें, इसकी सेंस क्या बनती है, गोइंग और ड्रॉप्ड, सी वाली डी वाली सेंस इसकी बनती है कि गोइंग बाय लॉन्ग क्यूज एंड बैड वेदर दी वोटर्स ड्रॉप्ड देयर वे टू पोलिंग स्टेशन, यानी सेंस बनानी है आपकी जुमले की। अच्छा, सेंटेंस की जो करेक्शन होती है या फीलिंग होती है ना, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप इसके रूल्स को अंडरस्टैंड करें। तो इसका मेरा कोई 3-4 साल पुराना लेक्चर मौजूद होगा इस चैनल पे, जिसमें आपको ग्रामर के सारे रूल्स बयान किए गए होंगे। उसमें सेंटेंस वाला स्पेसिफिक लेक्चर ढूंढ के वो आप देख लें, उसमें आपको ये फिल इन दी ब्लैंक्स पे फुल डिटेल से बात की गई है। अभी तो हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे, लेकिन उस पर ये डिटेल्स पे बात की गई है। When the new artist started work, it was discovered that they could not make up. What to do? Make up आएगा, ये आपके preposition से आएगा। Prepositions are very important for you. Prepositions नॉर्मली आपने FSC में जो की होती है ना, जो कि नियरली 15 पेजेस की 20 पेजेस की होती है, दैट आर इनफ फॉर योर लाइफ टाइम, कि वो प्रीपोजिशंस इनफ होती हैं। आप दोबारा उन्हीं को रिवाइज करें, दैट इज़ बेटर फॉर यू। The man who was driving the truck would not admit that he had been at fault, and neither had the other driver. तो ये भी ग्रामर की एक टाइप आता है जिसमें आप काउंटर क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप कहें कि ये काम मैंने नहीं किया, तो आगे वाला कहेगा हाँ मैंने भी नहीं किया। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि नीदर डू आई, नो डू आई, नॉट डिड आई। तो इस तरह नीदर हैड द अदर ड्राइवर। जमाल डैश इज़ हेड इन शेम, तो नोडिड का मतलब होता है इशारा करना। इसके बाद एनालॉगी का पोर्शन आ जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है ना वो स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच।